इनकी झुर्रियों में छुपा संस्कारों का सागर है, इन्हें टूटने मत देना, ये बुजुर्ग हमारी धरोहर है। जिंदगी थमती नहीं, दरअसल हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो आता है। यही ज़िंदगी का सच है। ज़िंदगी का अंतिम पड़ाव बुढ़ापा ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। इस बुढ़ापे को हम बुज़ुर्ग के नाम से भी पुकारते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हमारे परिवार और समाज के पहचान, आधार और गौरव है, क्योंकि वे ज्ञान, अनुभव, संस्कार और स्नेह का खजाना होते हैं जो एक सभ्य समाज की नींव रखते हैं। अनुभव की सीख सबसे बड़ी सीख है। आज भी हमारे समाज में काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा प्रदान किया है, लेकिन हमारे इन बुज़ुर्गों के अवदान और उपलब्धि के बारे में लोगों को पता तक नहीं। पिछले कई सालों से मेरे मन के अंदर यह पीड़ा मुझे बेचैन किए हुए है कि समाज के उन बुज़ुर्गों को सामने लेकर आऊं जिनका बहुत बड़ा अवदान है। मैं चाहता था कि हमारे समाज के ऐसे बुज़ुर्गों की सफलता की कहानी समाज के युवाओं तक पहुंचा सकूं। मेरे इसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज मैं निकल पड़ा हूँ उन बुज़ुर्गों की खोज में जो हमारे धरोहर हैं। समेट लो इन नाजुक पलों को, न जाने ये लहमें हो ना हो भी ये लहमें क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। आज मैं 77 वर्ष के एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलने जा रहा हूँ जो हमारे समाज की आन है, शान है, जिनका नाम है संपतमल संचेती, जो जाने माने चाय व्यापारी हैं और समाज सेवी भी हैं। नमस्कार, न्यूज़ नाउ के धरोहर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अशोक अग्रवाल, शहर के उन बुजुर्गों को लेकर एक ऐसे विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई है जिनके अनुभव और मार्गदर्शन के द्वारा शहर को नई दिशा मिली है। अक्सर हम लोग बुजुर्गों को बोझ समझ बैठते हैं, लेकिन बुजुर्ग बोझ नहीं है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन समाज के लिए अनमोल खजाना है। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं शहर के विशिष्ट समाज सेवी ऐसे व्यक्तित्व के पास जिनका सादा जीवन एवं उच्च विचार के लिए वो समाज को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। श्री संपतमल जी संचेती, आइए उनसे ही सुनते हैं उनके जीवन की संघर्ष गाथा। समाज में बदलाव की कहानियाँ अक्सर शोर नहीं करती, वे चुपचाप जन्म लेती है और समय के साथ एक मिसाल बन जाती है। यह कहानी है 77 वर्षीय संपतमल संचेती की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी जिया। राजस्थान के छोटे से गांव मोमासैन में जन्मे संपतमल संचेती का जीवन संघर्षों से भरा रहा। कभी बिहार के फारबिसगंज तो कभी जीवन की तलाश में सिलीगुड़ी। साल 1977 यह शहर उनका कर्मक्षेत्र बन गया। उस दौर में जब पढ़ाई को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, संपतमल जी ने नौकरी करते हुए कोलकाता से LLB और M.Com की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उन्होंने सफलता को सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं रखा। व्यापार के प्रति उनका हमेशा रुझान रहा और वह चाय के व्यापार के साथ जुड़ गए। चाय के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है। चाय का व्यापार उनके जीवन का हिस्सा नहीं, उनकी पहचान बन गया है। नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है। बहुत संपत जी, मैं आपसे बातें करूँगा आपके जीवन के बारे में। आपने जीवन में इतना संघर्ष किया है और इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मारवाड़ी हम लोग सभी जानते हैं कि राजस्थान से ही आए हुए हैं। तो जैसा हमने जाना कि आपने बिहार में फारबिसगंज में प्री यूनिवर्सिटी की, उसके बाद आप बंगाल में आए, सिलीगुड़ी आए। तो ये राजस्थान, बिहार, फिर बंगाल, ये पूरी यात्रा के बारे में आप हमें जानकारी दें। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव मोमासर से हूँ। वहाँ पढ़ाई के लिए 8 क्लास तक की पढ़ाई होती थी। वहाँ पढ़ाई 8 क्लास करके मैं मेरे ननिहाल सरदार से चला गया। वहाँ
मैट्रिक वहाँ से की। मैट्रिक 1962 में करने के बाद में आगे पढ़ने के लिए मैं, मेरा पारिवारिक बिजनेस प्लेस फारबिसगंज है, वहाँ चला गया। वहाँ से मैंने प्री यूनिवर्सिटी की और उसके बाद में आगे और पढ़ाई करने की इच्छा हुई तो मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में मैंने सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से बीकॉम ऑनर्स से पास किया। पढ़ाई के टाइम ऑफिस भी अटेंड की। सुबह सुबह कॉलेज जाना पड़ता था, दिन में एक चाय कंपनी में सर्विस लग गई तो वहाँ दिन भर काम करना शायद पड़ता कितने 50-60 रुपये में? पे शुरुआती 80 रुपया थी। अच्छा। 80 रुपया से कैरियर शुरू किया हुआ है। 2 साल तक वहाँ काम किया। उसके बाद में बीकॉम जब मैंने पास कर ली तो एक दूसरा कंपनी ज्वाइन की और वहाँ मेरी तनख्वाह 85 रुपये से सीधी 450 रुपया हो गई। और मैं सुबह लॉ करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता था। वहाँ से 9:30 बजे छुट्टी होने के बाद में आधा घंटा खाना खा करके सीधा 10:30 बजे ऑफिस पहुँच जाता था। शाम को 5 बजे तक ऑफिस अटेंड करके सीधा वापस यूनिवर्सिटी में एमकॉम करने के लिए जाता था। 3 वर्षों में दोनों ही डिग्रियां मैंने हासिल कर ली। नहीं भाई साहब, आप जैसे वहाँ से एमकॉम एलएलबी किए तो अपने उस ज़माने में मारवाड़ी समाज में पढ़ाई का इतना मोल नहीं था, तो फिर आपने शिक्षा क्षेत्र में नहीं जाके अपने व्यवसाय में आने का ये किया, क्यों किए फिर? मेरे को चाय का व्यवसाय बहुत स्टैंडर्ड का काम लगा और क्योंकि फारबिसगंज में मेरा काम बहुत बढ़िया से चल रहा था तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मेरे को चाय के काम में घुसना है। चाय के बिजनेस में आपका बहुत प्रतिष्ठित नाम है सिलीगुड़ी में। जी। आपने एक बेंचमार्क पैदा किया है कि एक जैसे बढ़िया काम के अंदर में, और ऐसी भी जानकारी मिली कि आपके यहाँ काम किए हुए 15-20 लोग निकल के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। हाँ, काफ़ी लोग मेरे यहाँ काम सीख करके बहुत अच्छा मेरा ही व्यवसाय जो है वैसा ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा तरह से वो काम कर रहे हैं। मेरे साथ में भी उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। नहीं, मैंने सुना था कि शुरुआती दौर में आपकी बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। समय स्टॉक में जो मेरा पहले साल ही नुकसान हुआ वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा, लेकिन उससे हिम्मत नहीं हारी। तो सोचा कि काम करते जाएं तो वो नुकसान धीरे धीरे कवर भी हुआ। नुकसान हुआ, मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका विश्वास था नुकसान भी सिखाता है और संघर्ष रास्ता दिखाता है। तो आप 1977 में आए सिलीगुड़ी। जी। तो फिर उस वक्त की सिलीगुड़ी शहर, समाज की व्यवस्था और आज 50 साल के बाद आपको कैसा लग रहा है? मतलब फर्क क्या लग रहा सिलीगुड़ी है? पूरा ही बदल चुका है। मैं पहले किराए के मकान में रहता था तो यहाँ ज़मीनें एसएफ रोड में पूरी खाली पड़ी थी। संजोग से मेरे को जलपाई मोड़ पर भी एक बड़ा प्लॉट मिल गया 25-30 कट्ठा का। उस टाइम लोग मेरे को डांटने लगे, तुम कहाँ जंगल में जा रहे हो, यहाँ तो डेली शाम के टाइम में मर्डर होते। और सही बात थी, यहाँ इतनी गुंडागर्दी थी कि डर लगता था। लेकिन संजोग ऐसा मिला कि मेरे को कभी कोई असुविधा नहीं हुई और धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट हुआ सिलीगुड़ी का, तो नक्शा ही बदल गया इन दिनों में। जगह खाली पड़ी थी वहाँ, मतलब इस रोड में हफ्ता में 1-2 दिन कभी न कभी कोई गाड़ी दिखती थी। रिक्शा चलता था और मिनिमम चार्ज 25 पैसा था। रिक्शा का रिक्शा भाड़ा ही 25 पैसा था 25 पैसा था उस टाइम, और कोई गाड़ियाँ यहाँ दिखती नहीं थी। तो इतना बदला है कि गाड़ियों की जगह ही नहीं मिल रही। लोगों का स्टैंडर्ड बदला है। पक्के घर नहीं थे इस रोड में, सब टीना के घर थे। तो वहाँ ऊंची ऊंची मंजिलें हो चुकी है। एसएफ रोड के सिवाय बर्धमान रोड में भी ऐसा ही था, तो उसका तो पूरा ही नक्शा ही बदल चुका है। संपत जी, मारवाड़ी समाज का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है, लेकिन अभी हाल के सालों में हम लोग देख रहे हैं कि एक अनावश्यक दिखावा बहुत बढ़ गया है लोगों में। दिखावा ये करते हैं। आपने बहुत ही दर्द भरी बात बताई है। मैं भी इस बात से बहुत आउट हूँ कि बहुत ज़्यादा दिखावा समाज में हो गया
और समाज की नई पीढ़ी गलत कामों में लग गई है, नशा पता में या जैसे भी हो, तो बहुत ज़्यादा नई पीढ़ी में युवक और युवतियाँ दोनों इसमें लगे हुए हैं। ये बहुत ही दुखदायी बात है। और दिखावा इतना हो गया कि ब्याह शादी में फालतू खर्चा इतना ज़्यादा लगने लग गया है, वो समाज सेवा में लगना चाहिए। मैं एक आपको छोटा सा ही एक उदाहरण दे देता हूँ। मेरी 50वीं सालगिरह थी, तो परिवार के सब आदमी प्रेशर देने लगे कि बहुत बढ़िया से मनाएंगे। मुझे लगा कि उसमें लोग जैसा मनाते हैं वैसा मनाएंगे तो मेरे को 75 लाख 1 करोड़ रुपया खर्चा लगेगा। किस साल में हुआ था आपका 50वीं सालगिरह? 2017 में। 1970 में ब्याह था, तो उसके आसपास ही मनाने का प्रोग्राम। तो उस टाइम मैंने प्रोग्राम ले लिया कि नहीं, ये खर्चा मैं 1 पैसा ही नहीं करूँगा, कोई सामाजिक काम में लगाऊं या सेवा के काम में लगाऊं तो बढ़िया रहे। क्या किए? तो मैं इंतज़ार कर ही रहा था कोई मौका मिले तो मैं कम से कम 70-75 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया मेरा है वो जो फालतू काम में या दिखावे में लग जाता, उसी जगह लगाऊं। तो मुझे ऐसा संजोग मिला कि मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का जब से शुरुआत हुई तब से जुड़ गया और सभी ट्रस्टियों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी काफ़ी वर्षों तक रहा। तो एक चांस मिली कि वहाँ ज़रूरत थी हार्ट डिपार्टमेंट की मशीन लाने की, तो मुझे सबसे पहले ऑफर मिला। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी। वो मशीन आज भी काम कर रही है बढ़िया से। वैसे भी आपके जैन समाज में तो फिर भी दिखावा और समाज के बनिस्पत कम है। इसकी प्रेरणा हमारे समाज के साधु संतों से मिलती है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। फिर भी हम लोग खर्चे में थोड़ा कंट्रोल तो रखते हैं और समाज से देखा देखी नहीं करते। समाज सेवा की शुरुआत तेरापंथ भवन के निर्माण से शुरू हुई, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। हम बात कर रहे हैं संपत मल्टी संचेती जी से, सिलीगुड़ी शहर के विशिष्ट समाज सेवी। हम और भी सवाल करेंगे उनसे, उनके जीवन के बारे में। आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपका चाय का व्यवसाय है, और इसके बीच में फिर आपको इतनी समाज सेवा की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा लोगों की देख के मिली है, ऐसा है। उस यहाँ के बुजुर्ग लोगों से, पास में बैठने से और से, यहाँ पर काफ़ी सीनियर बुजुर्ग लोग हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर काम किए। जैसे बहुत अच्छी गौशाला बनी हुई है, हिंदी हाई स्कूल का तो बोलना ही क्या, अग्रसेन भवन बना, मैसरी भवन बना। ये सब चीज़ें देख करके मेरे भी मन में आती कि जैन समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मैं भी हमारे जैन के तेरापंथ समाज के जो सीनियर लोगों के उम्र में काफ़ी छोटा था, लेकिन बैठ के बात करता। तो बाद में एक ट्रस्ट की स्थापना हुई, जैन स्तंभर तेरापंथ ट्रस्ट। उसके मैं प्रथम ट्रस्टियों में ही हूँ। एक ज़मीन खरीदी गई, उसके बाद में पूरा काम कंस्ट्रक्शन का और आगे की कार्रवाई का काम मेरे जिम्मा दिया। तो काम मैंने बहुत ये तेरापंथ भवन निष्ठा से किया, तेरापंथ भवन का काम। साल 1996 में उन्होंने एक बड़ा संकल्प लिया, कुष्ठ रोगियों को सम्मान के साथ जीवन देने का। भगवान महावीर ग्राम आज इसी संकल्प का जीवंत उदाहरण है, जहां पीड़ा नहीं, उम्मीद बसती है। बदलते समय में जब बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं, तो संपत मल जी ने बुजुर्गों के लिए बने वृद्धाश्रम अपना घर में भी पूरा सहयोग दिया। अपना घर एक ऐसा घर है जहां उम्र बोझ नहीं, सम्मान है। आज यहां पर 70 से अधिक बुजुर्ग सुरक्षित और स्नेह भरा जीवन जी रहे हैं। जी, समाज सेवा में 1996 में आपने कुष्ठ रोगियों और उसके परिवारों के लिए भगवान महावीर ग्राम बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो कई बार ऐसे सोचते थे कि
यहाँ पर महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्मदिन पर मनाते थे। मीटिंग होती थी, महावीर के प्रवचन सुनते थे, उनके जीवन गाथा सुनते थे। थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके घर पर चले जाते थे और महावीर को भूल जाते थे। ये सही बात है। तब कई बार सोचते थे कि महावीर जयंती के दिन कुछ काम किया जाए। तो सुभाष जी कुमट की प्रेरणा से, उनके बातों से आकर के ऐसा लगा कि यहाँ पर माटीगारा के पीछे जगह खाली पड़ी है और वहाँ कुष्ठ रोगी बहुत पड़े हैं, उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है। उन्होंने जा कर के वहाँ देखा तो ये बात चली कि उनके लिए रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। तो महावीर जयंती के दिन मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं तो भाषण वगैरह कम देता हूँ। उस दिन मेरे मन में आई कि थोड़ा लोगों को मोटिवेट करके पैसा उठाने की चेष्टा करें। तो मैंने वहाँ जैन साधु भी आए हुए थे, तो मैंने उनसे परमिशन लेके बोलने की परमिशन ली। मैं 10 मिनट का मैं समय मांगा। मैं उस दिन उन लोगों के विषय में पूरी बात बताई कि अपने घरों के लिए अपने करोड़ों रुपया खर्चा कर देते हैं, अच्छे अच्छे बाथरूम बनाते हैं। तो मैं उनको ये बताया कि भाई चिड़िया भी अपना घोंसला बनाती है, कुत्ते भी अपने घर बना लेते हैं, तो क्यों न अपने इंसान है तो ऐसा है लोगों के लिए कुछ करें। इसके लिए हमने एक जगह देखी है, वहाँ रेपोसी के लोग बहुत दुर्दशा में रह रहे हैं, उनके लिए घर बनाना चाहते हैं और एक घर में 5 से 10 हज़ार रुपया खर्चा लगेगा। जो भी आदमी अपने नाम से वहाँ घर बनाना चाहे वो 5-5 हज़ार रुपया लिखाए। तो मेरे कहने के तुरंत बाद ही ऐसा माहौल बना कि नाम लिखाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और उसी दिन 80 घरों का पैसा हमको 5-10 मिनट में मिल गया और वहाँ देखते देखते मकान भी बन गया। उसमें डेढ़राज जी चौधरी का, स्वर्गीय डेढ़राज जी चौधरी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने काफ़ी रुपये दिए। वहाँ घर बनने के बाद में उनकी जीवन रेखा बदल गई। घरों में उनका बोलने का, बात करने का तरीका चेंज हो गया। घरों में बस बेड आ गए, देखते देखते उन्होंने बिजली की लाइन ले ली, टीवी लग गई। तो एक छोटा सा घर मिलने से आदमी का जीवन कितना बदल जाता है वो मैंने वहाँ देखा। फिर उनके बच्चों को देखा तो उन्हें बहुत बड़ी मतलब प्रतिभा लगी, परिवर्तन आया बहुत। हाँ, तो वहाँ पर उनको पढ़ाने की व्यवस्था की गई, सिलाई मशीनें ली गई, कंप्यूटर लिए गए, सिलाई मशीन के लिए टीचर की व्यवस्था की गई, कंप्यूटर के लिए टीचर की व्यवस्था की गई। आज तक वो काम वैसे ही चल रहा है, चालू हुआ। और इसी बीच में एक सोच आई कि क्यों न एक गरीब वर्ग लोगों के लिए ओल्ड एज होम बनाया जाए। हाँ। लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। कुछ लोगों का कमेंट भी बहुत ख़राब आते कि भाई घर के माँ बाप की तो देख रेख नहीं करते हो और वहाँ पर और दूसरों की माँ बाप वहाँ पर दूसरों के घरों की चिंता कर रहे हो, तो ये सक्सेस नहीं होगा। लेकिन उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे काम चलता रहा। आज भी वो बहुत बढ़िया से चल रहा है चल रहा है। और ये एक अलग ही मतलब प्रोजेक्ट है। नए नए लोग इसमें अध्यक्ष पद पर आए और प्रत्येक जो भी अध्यक्ष बना उसने कुछ न कुछ नया काम उसमें किया। दृष्टिहीन और दिव्यांग बच्चों की पीड़ा उनसे अनदेखी नहीं हुई। मातृछाया संस्थान के साथ जुड़कर उन्होंने बच्चों के भविष्य को रोशनी देने का काम किया। आज की तारीख में मातृछाया के ये बच्चे आत्मनिर्भर बनकर खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। अब तक 40 से ज़्यादा बच्चों को सरकारी नौकरियां मिल गई है। इससे बड़ी आत्मसंतुष्टि और क्या हो सकती है। सड़कों पर भूखे सोने वाले बेसहारा लोगों के लिए आसरा बना, जहां इंसान को पहले इंसान समझा जाता है। एक मातृछाया भी आप इसी बीच में एक नेत्रहीन संस्था लोगों के लिए, अंधे बच्चों के लिए हाँ, जगदीश प्रसाद जी रतेरिया की प्रेरणा और उनके प्रयास से वो जगह ली गई। उन्होंने जगह अपने खर्चे से 4 बीघा ज़मीन ली और उसमें भी सुभाष जी कुमट और जगदीश जी लगे हुए थे। मैं तो बाद में उसमें जुड़ा था।
लेकिन बाद में मैं पूरी निष्ठा से उसमें लगा रहा। काफ़ी ट्रस्टी उसमें बनाए और कंस्ट्रक्शन का काम भी किया गया तुरंत ही। उसमें महावीर प्रसाद जी चाचान ने ही पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखा था। तो धीरे धीरे वहाँ भी बच्चे आने लगे, उनको कंप्यूटर, म्यूजिक और काफ़ी तरह का मतलब काम सिखाया गया। काफ़ी बच्चों की वहाँ सर्विस भी लगी कंप्यूटर सीख करके। अभी तक मेरे ख्याल से 40 बच्चे सरकारी नौकरी पा चुके हैं। अच्छा, सरकारी 40 नौकरी पा बच्चे। चुके। हाँ, इसमें बाद में मैंने ब्लाइंड बच्चे। उनकी सर्विस लगी हुई है। अभी भी साल में 2-3 बच्चे का सर्विस लग जाता है। इसमें बाद में सुलोचना जी जजोदिया जुड़ी। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा से वहाँ भी एक मीटिंग हॉल बहुत बड़ा बनाया गया, जिसमें ये जजाया गया कि आसपास के लोग कोई वहाँ शादी ब्याह भी करना चाहे तो वो व्यवस्था कर दी जाए लोकल अच्छा। लोगों के लिए। तो वो भी हुआ। उसके बाद में मेरी इच्छा हुई कि भी यंग लड़के बच्चे जो ब्लाइंड है उनकी तो व्यवस्था हो गई, जो एकदम गरीब है और बूढ़े हो गए और अंधे, उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो मैंने मेरे परिवार के दो बड़े भाई हैं, उनसे सलाह करके अनुमति ली कि यहाँ एक मकान बना दें क्या। तो उनकी अनुमति से करीब 75 लाख रुपया खर्च करके एक अंधे लोगों के लिए भी एक मकान बनाया गया उसमें। अच्छा। उसका नाम रखा गया बिल्डिंग का मातृ मंदिर। तो वहाँ शुरुआत में तो कुछ लोग ब्लाइंड लोग आए थे, वो अभी भी है, लेकिन जितना ज़्यादा लोगों का आने की सोच रहे थे वहाँ लोग नहीं आए। ये आप लोगों ने बेसहारा लोगों के लिए भी जैसे वो एक आसरा ट्रस्ट बना के एक आसरा, वो लास्ट में बना है यहाँ माटीगाड़ा में ही। हाँ, एक ट्रस्ट बैठे बैठे ही बनाया गया। अभी क्या नाम, रवि, रात को लोग बहुत तकलीफ पाते हैं, स्टेशन पर डंडा खाते रहते हैं पुलिस वालों का, बस स्टैंड पर पड़े रहते हैं। इधर उधर काफ़ी लोग जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है वो रात को बहुत तकलीफ पाते हैं। तो सोचा कि रात को रहने की व्यवस्था कर दे तो बहुत बढ़िया हो। बैठे बैठे ही एक प्लानिंग बनी कि क्या किया जाए, कोई ज़मीन ले ली जाए। तो उसमें माटीगाड़ा में सुभाष जी कुमट की कुछ ज़मीनें थी, उन्होंने वो ज़मीन डोनेट की और हम लोगों ने एक आसरा सेवा ट्रस्ट के नाम से तुरंत ही एक नाम सेलेक्ट किया गया और उसका भी संजोग ऐसा मिला कि ट्रस्ट डीड बनाया। ये सिलीगुड़ी शहर के व्यवसायी समाज कहें या मारवाड़ी समाज कहें, उनका दिल बहुत बड़ा है और दान पुण्य की भावनाएं यहाँ जैसी है वो अन्य शहरों में नहीं है। ये मैंने अनुभव किया है। 77 साल की उम्र में भी संपतमल संचेती थके नहीं हैं। वह जाति बंधन के घोर खिलाफ हैं और मानते हैं कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब इंसानियत सबसे ऊपर होगी। संपतमल जी कहते हैं, भगवान जीवन कर्मों से बनाता है और असली सफलता तब मिलती है जब आप किसी और की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। अब आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप इसका यूज़ करते हैं? मैं तो नहीं करता हूँ। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल एकदम जीरो? ना, जीरो। देखते भी नहीं है? ना। हैं? ना। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करना और करना, कुछ व्हाट्सएप संपर्क में में मैसेज का तो चलता ही रहता है, हाँ, करते रहते और हैं। कोई बहुत ज़्यादा हाँ। सोशल मीडिया में उतना मेरा वो नहीं है। हिंदी गाने सुनते हैं? हैं? हिंदी फिल्म या गाने सुनते हैं? गाना सुनता हूँ, ये बात गाने है। सुनते हैं? गाना कौन से गाने हिंदी सुनते हैं? फिल्म का पुराने गाने सुनता हूँ। पुराने गाने? हाँ, एकदम। कोई गाने, कोई 2-4 लाइन बोलिए, कोई याद हो तो। मेरे पर जो बीती है मैं कभी बार बोल देता हूँ। हाँ। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। और भी बहुत गाने हैं। अभी कोई ऐसी इच्छा आपके मन में जो अभी तक पूरी नहीं हुई, होनी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे मन में एक इच्छा है, एक ऐसा है लोगों के लिए तो वृद्धाश्रम बहुत बढ़िया बन गया, ये अपने आप में नमूना है।
लेकिन सहाय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुजुर्गों को तकलीफ हो रही है। अच्छा। बच्चे विदेश चले गए, बच्चे जॉब में चले गए, बुएं चले गई, बुजुर्ग हैं, कोई संतान यहाँ है नहीं, उनको न सब्जी लाने वाला कोई है, न बिजली की लाइट ठीक करने वाला कोई है, न डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। मेरे मन की अभी उत्कर्ष ये इच्छा है कि बहुत बढ़िया एक ओल्ड एज होम पेय वाला बनाएं और उसमें बहुत बढ़िया से उनको रखें। तो वो देखें कब पूरी होती है। लोगों के आगे बात भी चलाता हूँ, लोग इच्छा भी करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा जगह भी सूटेबल शहर के आसपास, लेकिन बड़ा जगह जहाँ वो लोग बहुत अच्छी तरह से ज़िंदगी जी सकें, बगीचा हो, गायें रखें, घूम फिर के, सारी सुविधा हो। हाँ वैसा हो, ऐसी कल्पना है। कई जगह बात भी चलाई है, सोचते हैं भगवान सुनेगा तो ये काम भी पूरा हो ही जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, संवेदना और निस्वार्थ सेवा की। संपतमल संचेती एक नाम नहीं, एक सोच है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर।